हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लास। जैसे कि हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 8 मेटलर्जी, जिसमें हमने पिछले क्लास में मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना था, जहाँ पर हमने मेटल्स किस तरीके से ऑक्सीजन और वाटर के साथ में रिएक्ट होके नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, वो हमने देखे थे। आज हम शुरुआत करने वाले हैं मेटल्स की कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ में, जहाँ पर आज हम देखने वाले हैं मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। एसिड के साथ में किस तरीके से मेटल्स की रिएक्शन होती है। आपके टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे तो आपको वहाँ पर ऐसा लिख कर दिया कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। आई थिंक वो प्रिंट गलत हो गया है वहाँ पर, ठीक है, तो उसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। और वहाँ पर आपको एक एक्टिविटी वहाँ पर दिखाई हुई है, एक्टिविटी इन द सेंस कि आपको एक डायग्राम दी हुई है, उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आपको रिएक्टिविटी एसिड के साथ में हमें बताना है। तो वो एक्टिविटी का प्रोसीजर क्या है, क्या नहीं, वो सारा कुछ वहाँ पर नहीं दिया हुआ है। और जनरली अगर उसको हम देखेंगे तो उस एक्टिविटी में बस इतना बोला गया है कि हमें एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उस टेस्ट ट्यूब में हमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बोल रहा हूँ मैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो हमें लेना है। उसके बाद में उस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कुछ मेटल्स के ग्रैन्युल्स, लाइक वहाँ पर आपको दिया हुआ है जिंक, आपके डायग्राम में आपको दिया हुआ है जिंक, तो वो जिंक ग्रैन्युल्स जो है वो उस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल देना है। तो वहाँ पर क्या होगा कि बबल्स का फॉर्मेशन होगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा बिकॉज ऑफ कि वहाँ पर बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो वो जो हाइड्रोजन गैस है, फिर उसको क्या करना है, थ्रू द डिलीवरी ट्यूब उसको हमें सोप सॉल्यूशन में पास करना है। तो जैसे ही वो हाइड्रोजन गैस सोप सॉल्यूशन में पास होगी तो वहाँ पर वो जो बबल्स है वो फिर एक बर्निंग कैंडल के अराउंड में, जैसा क्रैकर साउंड कैसा होता है, ऐसा नॉइजिंग साउंड, क्रैकर जैसे फटता है, वो फटाके जैसे फटते हैं, कैसा वो तड़तड़ करके जो आवाज़ होता है, उस टाइप का आवाज़ वहाँ पर कार्बन के जो हाइड्रोजन के जो बबल्स है, हाइड्रोजन गैस, उसका होगा। तो वही एक एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पर समझना है कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड कैसे होता है, ठीक है। तो वो रिएक्शन आपको उसको इसलिए कुछ ज़्यादा उसका आपको एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है, और मैं भी आपको एग्जाम्पल के साथ में विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल कैसे रिएक्ट होते हैं मेटल्स एसिड के साथ में, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको लेना है आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, वी हैव टू टेक द सैंपल ऑफ एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में उसको ट्रीट करना है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों भी ले सकते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक भी ले सकते हैं या फिर हाइड्रोक्लोरिक भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक एसिड के साथ में हमें रिएक्ट करना है। सल्फेट लो और क्लोराइड लो, सॉरी सल्फेट या फिर क्लोराइड, ये दो मेटल्स वहाँ पर क्या होंगे, तैयार होंगे। सिंपल है, हमें क्या करना है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, इनके मेटल के सैंपल्स लेना है। उन सैंपल्स को रिएक्ट करना है, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, मतलब कि HCl के साथ में, या फिर हम रिएक्ट करेंगे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जब रिएक्शन होगा, हाँ यहाँ पर थोड़ा डॉक्टर में लिख देता हूँ, बाद में लिखा दूँगा इसको। जब मेटल्स का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में होगा तो यहाँ पर मेटल सल्फेट फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, मेटल सल्फेट, मतलब कि उसके एंड में SO4 रह जाएगा। मेटल सल्फेट का मीनिंग है कि किसी मेटल के साथ में मतलब कि लाइक अगर Na है तो Na2SO4, ऐसा SO4 या सल्फेट रह जाएगा। कब, जब वो SO4 के साथ में H2SO4 के साथ में रिएक्ट होगा कोई मेटल। और वही अगर हम बात करते हैं कोई दूसरा मेटल है जो कि रिएक्ट हो रहा है HCl के साथ में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वहां पर फॉर्म होगा मेटल क्लोराइड। क्या फॉर्म होगा, मेटल क्लोराइड। मेटल क्लोराइड में क्या रहता है, एंड में Cl, क्या रहता है एंड में Cl, क्लोराइड, Cl2, ओके, ये फॉर्म होता है यहाँ पर। तो ये हमें ध्यान में रखना है, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में भी बोला गया है। फिर वहां पर ये सॉल्ट को फॉर्म हो ही रहा, इट इज अ फॉर्म ऑफ साल्ट, ये एक साल्ट ही है वो, ठीक है। और साल्ट फॉर्म होने के साथ साथ वहां पर हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होती है। लिबरेट होना मीन्स इवॉल्व होना।
हाइड्रोजन गैस भी क्या होती है, लिबरेट होती है। और आपको वहाँ पर दी हुई है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेटल्स की रिएक्टिविटी है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। लाइक मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। ऐसा आपको केमिकल रिएक्टिविटी उसकी पढ़ना है। और आगे में पूरे एलिमेंट की पढ़ेंगे हम बहुत से, लेकिन फिलहाल में आपने को इतने एलिमेंट की क्या समझना है, रिएक्टिविटी। ओके, ये आपको दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है। चलो तो अभी बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की ओर, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, तो हम जनरली यहाँ पर डाइल्यूट एसिड यूज करते हैं, कॉन्सनट्रेटेड नहीं, जहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा प्रेजेंट रहता है। कॉन्सनट्रेटेड का मीनिंग क्या होता है कि अगर कोई एसिड है तो उसमें उस एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या होगा, जो सॉल्यूट्स होते हैं हाइड्रोक्लोरिक के वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो उसको कॉन्सनट्रेटेड कहा जाता है। तो उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा डाइल्यूट कर लेते हैं। डाइल्यूट करने का मीनिंग है कि वाटर मिक्स करना उसमें, ठीक है। तो डाइल्यूट एसिड हम यूज करते हैं। तब क्या होता है, मेटल्स यूजुअली डिस्प्लेस, डिस्प्लेस का मीनिंग क्या होता है, अपनी पोजीशन छोड़ना और किसी दूसरे ने उस पोजीशन को एक्वायर कर लेना, ठीक है। डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड। आपने देखे एसिड्स में जनरली हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, एसिड्स में हमेशा क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन। तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है कोई मेटल, जब मेटल की रिएक्शन होती है अपना एसिड के साथ में, एसिड के साथ में जब मेटल की रिएक्शन होती है तो एसिड में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने का काम कौन करता है, वहां पे मेटल करता है, ठीक है। जैसे कि अगर उसको अगर हम वर्ड इक्वेशन देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से रहेगा, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। समझ में आ रहा है। उसके बाद में द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन कैन बी इंडिकेटेड बाय फॉलोइंग सीक्वेंस। जो रिएक्टिविटी है मेटल्स की, अब रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स मतलब कि किस ऑर्डर में वो रिएक्ट होंगे मेटल्स, तो उसमें हमें देखने मिलता है कि अगर हम बात करते हैं, ये जो आपको अभी जो दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, उसके अकॉर्डिंग हमें 4 सैंपल्स के लिए बात करना है, लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। तो इनकी जो रिएक्टिविटी है ये हम डिनोट करेंगे मैग्नीशियम, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा, फिर आएगा एल्यूमिनियम, फिर जिंक और फिर फेरस, दैट इज फेरस बोल रहा हूँ मैं, आयरन। ओके, अब हम एग्जांपल्स और रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी रिएक्टिविटी कैसे होती है। देखो, आपको आपके टेक्स्ट बुक में सैंपल के तौर पे सिर्फ 4 ही मेटल्स लेना है, लेकिन मैंने वहाँ पर सोडियम मेटल को भी ऐड ऑन कर दिया कि कैसे सोडियम मेटल भी रिएक्ट होता है HCl के साथ में। देखते हैं, सोडियम मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्या क्या फॉर्म करेगा वो, सोडियम क्लोराइड फॉर्म करेगा NaCl और हाइड्रोजन गैस। कैसे होगी इसकी रिएक्शन, देखो, सोडियम मेटल Na प्लस HCl गिव्स NaCl2, मतलब यहाँ पर 2 HCl आएगा प्लस H2 गैस। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है अभी ये क्या बोल रहा हूँ तुम्हें, कोई डाउट है इसमें किसी को? लाइक यहाँ पर हम करेंगे बस, हाँ ये भी क्लियरली दिख रहा होगा आपको, तो ऐसे। हाँ देखो, अभी यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं कि ये एक तो हम ऐसा लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसा लिख देते हैं, मतलब 2 एटम्स ऑफ सोडियम ले लेते हैं। ओके, बैलेंस करने के लिए 2 एटम्स ऑफ सोडियम, 2 एटम्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक, डाइल्यूट H2S अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट, ये डाइल्यूट है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्यों नहीं है वो थोड़ा आपको अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो आप क्लियर कर लो उसको। ये AQ मतलब एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर मिक्स है, उसमें डाइल्यूट होने के कारण वाटर मिक्स है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, हमने स्टार्टिंग में क्या बोले, मेटल्स यूजुअली डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। तो यहाँ पर देखो कैसे
ये जो मेटल्स है लाइक सोडियम, ये क्या कर रहा है, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से सिर्फ हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। किसको डिस्प्लेस कर रहा है? हाइड्रोजन को। उसको डिस्प्लेस कर दिया और वो किसके साथ में मिक्स हो गया फिर? Cl के साथ में, क्लोरीन के साथ में। और क्या बनाया उसने? सोडियम क्लोराइड। क्या बनाया उसने? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ध्यान में आ रहा? तो ये इस प्रकार से रिएक्शन होगी। फिर और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अभी बात करते हैं हम मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम क्या बोल रहा है? ये आपको वर्ड्स में आपके टेक्स्ट बुक में लिखकर नहीं दिया, इसलिए मैंने लिखाया हुआ यहाँ पर आपको। मैग्नीशियम रिएक्ट रैपिडली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मिंग मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। क्या क्या तैयार करता है वो? मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगर कोई मेटल HCl के साथ में रिएक्ट हो रहा है तो वो मेटल क्लोराइड फॉर्म करेगा, और अगर वो H2SO4 के साथ में रिएक्ट हो रहा है तो सल्फेट फॉर्म करेगा। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर हमने अभी क्लोराइड के लिए एग्जांपल दिए हुए, तो क्लोराइड कर रहे हैं। आपको H2SO4 के भी साथ में आप कर सकते हो। आपको क्या लेना है? H2SO4 लेना है इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बस हाइड्रोजन रिलीज होगा, SO4 वहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, इजी है वो भी। ओके, फिर अभी हम बात करेंगे मैग्नीशियम की। सो मैग्नीशियम मैग्नीशियम प्लस HCl। पहले से मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, ध्यान दो। क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl, तो ये 2 MgCl कर देंगे इसको, प्लस H2 गैस, प्लस H2 गैस। ओके, प्लस H2 गैस। तो यहाँ पर क्या होगा अभी देखो, मैग्नीशियम प्लस HCl इक्वल टू 2 MgCl भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हम क्या लेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हम क्या लेंगे यहाँ पर? मैग्नीशियम एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl भी ले सकते हैं, या फिर Cl2 भी लिख सकते हो। Cl2 भी लिख सकते हो, जो कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है? Cl2, MgCl2। मतलब वहाँ पे उन्होंने क्या करे? 1 मॉलिक्यूल या 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम लिए और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन लिए HCl उसमें। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम भी लिया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl भी लिया। लेकिन अभी रिएक्शन बैलेंस है या नहीं वो हमें देखना है। तो देखो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम है यहाँ पर, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl यहाँ पर भी है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 गैस भी है। ओके, तो ये एक रिएक्शन बन गई। फिर आते हैं अपने थर्ड रिएक्शन की ओर। क्या बोल रहा है थर्ड रिएक्शन? एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट रैपिडली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म द एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। फिर से सेम वही, बस हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर? एल्यूमिनियम को तो Al प्लस HCl गिव्स क्या तैयार होगा? Al2 यहाँ पर तैयार होगा। एक मिनट में थोड़ा चेक कर लेता हूँ। हाँ, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3। ओके, AlCl3 वहाँ पर फॉर्म होगा, प्लस यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन गैस। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। तो हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा 3HCl। क्या लेना पड़ेगा हमें वहाँ पर? 3HCl। ओके, सो 3 नहीं लेंगे हम, 6 लेंगे, और यहाँ पर 2, मतलब वो भी बैलेंस और ये भी बैलेंस। ओके, 2Al मिक्स विद 6HCl गिव्स AlCl3 और गैस। समझ में आया? किसने किसको डिस्प्लेस किया? एल्यूमिनियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया। क्या हुआ वहाँ पर? एल्यूमिनियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया। ठीक है, उसके बाद में अगर हम आते हैं जिंक के ऊपर में, तो Zn प्लस HCl गिव्स ZnCl बाय 2 लिखो या फिर 3 लिख सकते हैं अगर सामने अगर आपको लिखना है तो। ओके, उसके बाद में यहाँ पर और क्या निकल के आ रहा? H2। क्या निकल के आ रहा है? H2 हाइड्रोजन गैस। वो तो हमेशा इजी हो रही है वहाँ पर। और ये जो सब है ये साल्ट के ही प्रकार है ना, ध्यान में रखना। अब ये लास्ट रिएक्शन के लिए भी मैं इसको मिटा देता हूँ अभी, ये आपके समझाने के लिए था, ये आपके समझाने के लिए था। ठीक है, ये जो आपका जो लास्ट रिएक्शन है
इधर ध्यान दो, ये जो आपका लास्ट रिएक्शन है इसको आपको देखो कैसे लिखना है। मैं एक काम करता हूँ, तो ये HCl के जगह पे आपके टेक्स्ट बुक में HCl दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 ले लेता हूँ। ओके, मैं क्या ले लेता हूँ यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4। तो देखते हैं क्या होता है। देखो आपके टेक्स्ट बुक में आपको HCl के साथ में करना ही है, मैं H2SO4 के साथ में समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर हम लेंगे Fe प्लस H2SO4, क्या होगा फिर से, H2 को डिस्प्लेस कर देगा Fe, तो यहाँ पर बनेगा FeSO4 प्लस H2 गैस। समझ में आ रहा है क्या कर दिया, Fe ने H2 को रिप्लेस कर दिया, वहां पर उसको डिस्प्लेस कर दिया उस पोजीशन से, और खुद सॉल्ट बना के बैठ गया वहां पर। ठीक है, इस प्रकार से रिएक्शन दिए। ये एक्सेप्शनल मैंने जानबूझ के बताया, ये जो है ना ये जानबूझ के मैंने H2SO4 के साथ में बताया। टेक्स्ट बुक में आपको HCl के साथ में दिया हुआ है, आपको HCl के साथ में भी करना है, H2SO4 के भी साथ में करना है। H2SO4 के साथ में करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, आयरन सल्फेट। क्या फॉर्म होगा, आयरन सल्फेट। ओके, वहां पर फॉर्म होगा आयरन सल्फेट। ठीक है, चलो ये हो गया आपका पूरा रिएक्शन। ठीक है, फॉर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर नेक्स्ट आपको है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का मीनिंग होता है कि वहां पर आपको HNO3 लेना है। क्या लेना है, HNO3। ठीक है, मैं वो भी आपको लिखकर दे देता हूँ, पहले आपने इतना पार्ट करना है। नहीं तो एक काम करो, जो रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड है वो आपको खुद को करना है, बहुत ही आसान रिएक्शन है। बस ये जो आपने HCl लिए ना, ये जो आपने HCl लिए ना, इसके जगह पे आपने क्या करना है, इसके जगह पे आपने यूज करना है HNO3। क्या यूज करना है, HNO3 वो यूज करना है और उसको रिप्लेस करना है आपको। ठीक है, क्या करना है, उसको रिप्लेस, लेकिन हम यहाँ पर HCl ले लेते हैं। ओके, समझ में आ रहा है, HNO3 से रिप्लेस करना है। ये आपके लिए होमवर्क है, जो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नाइट्रिक एसिड है, ये खुद के लिए होमवर्क है। वहां पर कुछ भी नहीं, बस अपने को ये समझना है कि जब नाइट्रिक एसिड के साथ में HNO3 के साथ में कोई मेटल रिएक्ट होता है तो वहां पर नाइट्रिक सॉल्ट तैयार होगा। तो क्या तैयार होगा, नाइट्रिक सॉल्ट तैयार होगा, और साथ ही साथ में क्या बनेगा, वहां पर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी बनेंगे। क्या बनेंगे, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, लाइक NO, NO2, NO3। समझ में आ रहा है, ऐसे अलग अलग ऑक्साइड्स बनेंगे उसके, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होंगी। समझ में आ रहा है, वाटर वहां से रिलीज होगा, नॉट हाइड्रोजन गैस। वहां से क्या निकलेगा, वाटर। क्या बनेगा वहां पे, वाटर बनेगा। मैं एक रिएक्शन जो आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई है उसको मैं लिख कर दे देता हूँ। मैं समझता हूँ आपने इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लिए, तो इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा। विथ नाइट्रिक एसिड, आपके टेक्स्ट बुक में जो रिएक्शन दी हुई है मैं उसी को बता रहा हूँ। देखो आपको दिया हुआ है कॉपर एज अ मेटल, उसको रिएक्ट करना है HNO3 के साथ में, जो कि है एक्वस। तो क्या होगा, यहाँ पर H को रिप्लेस कर देगा, वो H को क्या कर देगा, रिप्लेस। यहाँ पर हम लेंगे 3HNO3, क्या लेंगे 4 HNO3, और कॉपर का एक ही, तो CuH रिप्लेस हो गया, क्या बचा, NO3/2, NO3/2। अब ये by2 हो गया। अब दूसरा क्या करना बोला हमने, ऑक्साइड्स, किसके, NO3 के। तो यहाँ पर 6 NO3 निकल गए, मतलब 2 NO3 निकल गए। कितने बचे, और 3, कितने बचे, और 3 बचे। तो हम क्या करेंगे, उसमें से 2NO2 बाहर निकालेंगे, 4 हाइड्रोजन बचे हैं, 4 हाइड्रोजन, और यहाँ का 4 ऑक्सीजन भी निकल गए, 2 ऑक्सीजन। तो और क्या बचेगा, 2H2O। क्या बचेगा वहां पे, 2H2O। समझ में आ रहा है, कुछ इस प्रकार से रिएक्शन, कुछ इस प्रकार से रिएक्शन। मतलब क्या क्या फॉर्म होगा उसमें, देखो नाइट्रिक सॉल्ट तैयार होगा, नाइट्रिक सॉल्ट के साथ में ऑक्साइड्स तैयार होंगे। ऑक्साइड किसके, NO3 के, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। समझ में आ रहा है, और
साथ ही साथ में क्या तैयार होगा वहाँ पर, वाटर। क्या तैयार होगा, वाटर। जनरली ये पूरा आपके टेक्स्ट बुक की रिएक्शन है, यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ यहाँ पर, तो आपको कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है यहाँ पे। बस ये जो रिएक्शन है ये आपने ध्यान में रखना है। पूछ सकते हैं आपको 1 या 2 मार्क के लिए, कंप्लीट द रिएक्शन में, समझ में आ रहा है, एंड राइट द प्रोडक्ट, ये पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। नेम द प्रोडक्ट, मतलब CuNO3, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है वो पूछ सकते हैं, ठीक है, ऐसा। उसके बाद में हम अभी बात करेंगे आगे में रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट ऑफ अदर मेटल्स, इसकी हम बात करते हैं। तो इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा अभी सभी जन, और अटेंडेंस लगा देना। तो स्टूडेंट्स अभी बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। उसके पहले हम समझ लेते हैं कि एक्वा रेजिया क्या होता है। देखो एक्वा रेजिया मीन्स क्या होता है, एक्वा रेजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ 1 part of concentrated HNO3, 1 part of concentrated HNO3 and 3 part of concentrated HCl। मतलब हमें क्या करना है कि जो एक्वा रेजिया जब हम बनाएंगे तो एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर है। क्या है वो, फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर है, जहां पर हम 1 part लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का और 3 part लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl का। समझ में आ रहा है। और ये हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम ये इजीली वाटर या फिर स्टीम के साथ में रिएक्ट नहीं होते, तो उसको डिसॉल्व करने के लिए, उसको रिएक्ट करने के लिए हम एक्वा रेजिया ये सॉल्यूशन तैयार करते हैं, एक मिक्सचर तैयार करते हैं जिसमें कि गोल्ड और प्लैटिनम मेटल्स भी क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए। ओके, तो उसका जो रेशो रहता है एक्वा रेजिया का वो रहता है 1:3। उसका जो रेशो रहता है एक्वा रेजिया का वो क्या रहता है, 1:3। ठीक है, तो ये एक आपको 1 या 2 मार्क के लिए आपको पूछ सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और आपके ध्यान में रहने के लिए तो जरूरी भी है नॉलेज के लिए। लेकिन अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसको ऐसे अलग से छोड़ के मत रखो, इसको हाईलाइट करके अपने नोट्स में उसको तैयार करते रहना है ताकि आपको ध्यान में आ जाए। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट एंड अदर मेटल्स, सॉल्ट ऑफ अदर मेटल्स। क्या बोला है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्ट ऑफ अदर मेटल्स। देखो रिएक्शन कैसी होगी मेटल्स की सॉल्ट ऑफ अदर मेटल, वो पढ़ने से पहले हम आपके पेज नंबर 96 पे एक एक्टिविटी दी हुई है उसको स्टडी करते हैं। देखो एक्टिविटी बड़ी सिंपल है, हमें लेना है 2 टेस्ट ट्यूब जिसको हमें फिट कर देना है टेस्ट ट्यूब स्टैंड में। अब मैंने जो डायग्राम बनाया है पीछे में वो वहाँ पर ना तो मैंने कोई टेस्ट ट्यूब स्टैंड बनाया और ना ही कोई वहाँ पर थ्रेड वगैरह का यूज़ किया, लेकिन वो आपको अगर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो लेबोरेटरी में तो आपको वो करना है। आपको यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए मैंने वो रफ में वो ऐसे डायग्राम बनाया, देखते हैं फिर आगे में। वहाँ पर हमको केमिकल्स लेना है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट FeSO4, और हमें लेना है वहाँ पे कॉपर सल्फेट मतलब कि CuSO4। ओके, देन आफ्टर वहाँ पर प्रोसीजर क्या है कि आयरन नेल एक टेस्ट ट्यूब में लेना है जिसको डीप करना है हमें CuSO4 के सॉल्यूशन में। क्या बोल रहा हूँ मैं, हमें आयरन नेल्स जो है उसको हमें लेना है एक टेस्ट ट्यूब में जहाँ पर हमें उसको डीप करना है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमें लेना है कॉपर का वायर जहाँ पर हमें उसे डीप करना है फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में। किसके सॉल्यूशन में, फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में, और चेक करना है कि किसमें रिएक्शन जल्दी कैरिड आउट होती है। ओके, तो देखते हैं अभी हम। देखो रिएक्शन टेक प्लेस इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब which is iron nail is dipped into the copper solution। किसमें रिएक्शन पहले कैरिड आउट होंगी, ये पहले वाले टेस्ट ट्यूब में, जहां पर आयरन का जो है उसको कौन डिस्प्लेस करेगा, कॉपर। आयरन नेल इज डिप्ड इनटू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो जो एक कलर है सॉल्यूशन का वो चेंज हो जाता है, वहां पर आयरन डिस्प्लेस करता है कॉपर को ये सॉल्यूशन में से। ओके, देखो अभी सेकंड क्वेश्चन आपको क्या पूछा है वहां पर, हाउ डिड यू रिकॉग्नाइज दैट रिएक्शन हैज टेक प्लेस। आपको कैसे पता चला कि वहां पर रिएक्शन टेक प्लेस करी, तो जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो प्रैक्टिकल लैब में वगैरह, तो वहां पर हमें ये देखने मिलता है कि स्टार्टिंग में जो CuSO4 का कलर था वो ब्लू था, और जैसे ही वो रिएक्शन कैरी आउट हुई कुछ समय बाद
उसका कलर अब हो जाता है ग्रीनिश, उसका कलर कैसा बनता है ग्रीन, इसलिए हमने बोले कि वहाँ पर रिएक्शन टेक प्लेस हुई। और दूसरी चीज़ कि जो कॉपर की कोटिंग है वो आयरन के ऊपर में तैयार हो जाती है, जो कॉपर की जो कोटिंग है, जो लेयर है, परत, वो आयरन के ऊपर में तैयार हो जाती है, उसके ऊपर में वो पूरी कवर हो जाती है। इसीलिए हम बोल रहे हैं वहाँ पर कि द ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन कन्वर्टेड इनटू ग्रीन एंड द कॉपर कोटिंग फॉर्म द आयरन ने, इस वजह से हम बोल रहे हैं कि वहाँ पर रिएक्शन टेक प्लेस हुई। ओके, उसके बाद में थर्ड वन, व्हाट इज द टाइप ऑफ द रिएक्शन, बहुत ही सिंपल है, हमने पढ़े थे आई थिंक केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन में, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही थी। कौन सी रिएक्शन हो रही थी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा था। हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर रहा था? डिस्प्लेस कर रहा था। बस वही यहाँ पर भी हुआ है, जो आयरन है वो Cu को क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? आयरन क्या कर रहा है? Cu को डिस्प्लेस कर रहा है इन द रिएक्शन। ओके, हाँ, तो ये हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ये हो गई आपकी एक्टिविटी। अब आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। आपको क्या दिया हुआ है? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। उसको हम थोड़ा नेक्स्ट पढ़ते हैं, पहले हम समझ लेते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन कैसे होता है। देखो क्या बोलता है, अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो क्या करता है? वो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में से। ओके, उसके बाद में एग्जांपल हम कंसीडर करेंगे, सपोज CuSO4 और जिंक का। तो यहाँ पर ये रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जो ये Cu है ये डिस्प्लेस हो रहा है बाय जिंक। Cu जो मेटल है ये डिस्प्लेस हो रहा है बाय जिंक। क्या हो रहा है? डिस्प्लेस। और वो बना रहा अपना नया ही सॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं जिंक सल्फेट। नया सॉल्ट तैयार होगा, नया मेटल सॉल्ट तैयार होगा और Cu मतलब कॉपर अलग निकल के जा रहा है। फिर ये जो आपकी रिएक्शन हुई आयरन मेल और CuSO4 की, वो भी लिख कर दिया। देखो CuSO4 कॉपर सल्फेट, पहले था ब्लू कलर का, अपना पेन भी ब्लू ही है, ठीक है, कॉपर सल्फेट नहीं है इसमें। हाँ, तो कॉपर सल्फेट जिसमें ब्लू कलर का है CuSO4, जो कि यहाँ पर जो Cu है ये फिर से कौन डिस्प्लेस कर रहा है? Fe, मतलब कि फिर अपना आयरन डिस्प्लेस करके वहां पर वो क्या तैयार कर रहा है? वहां पर वो फेरस सल्फेट, आयरन 2 सल्फेट बोलते हैं उसको, फेरस सल्फेट तैयार हो रहा है उसको, ठीक है। हाँ, तो ये क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो इफ अगर आपको क्वेश्चन आता है कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन, नेम द अदर टाइप ऑफ रिएक्शन, व्हिच रिएक्शन इज कैरिड आउट बिटवीन द रिएक्शन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन विद मेटल। अगर ऐसा वगैरह आया क्वेश्चन कि अगर कोई मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ में रिएक्ट होता है तो वो जो रिएक्शन रहेगी वो कौन से टाइप की रिएक्शन रहेगी, तो हमें बताते जमने होना कि वहाँ पर लेस रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस होता है हाईली रिएक्टिव मेटल के कारण, तो वो जो रिएक्शन रहेगी वो रहेगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन रहेगी? वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे आपको कॉन्सेप्ट वाइज ध्यान में रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? चलो, ये बन गया अपना सॉल्ट सॉल्यूशन वगैरह का जो रिएक्शन है वो। अभी हम आते हैं अपने रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स पे, कैसे टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी कम होते जल्दी वो देखते हैं अपन, ठीक है। चलो, इतने पार्ट का पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में रिएक्टिविटी, और फिर आएंगे हम रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स के साथ में। तो स्टूडेंट्स, अभी हम देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। जनरली कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ मेटल्स होते हैं जो हाईली रिएक्टिव रहते हैं, कुछ रहते हैं कि बहुत कम रिएक्ट होते हैं, इजीली रिएक्ट नहीं होते। सम मेटल्स आर देयर कि जो मेटल्स जो है वो हाइड्रोजन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट होते हैं। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो वाटर के साथ में ही रिएक्ट होते हैं। सम मेटल्स आर बिटवीन दो कि जो एसिड्स के साथ में भी रिएक्ट होते हैं। और रिएक्टिविटी सीरीज क्या बताती है हमें कि जो मेटल्स है वो किस प्रकार से रिएक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मेटल्स के लिए आपको बताया गया है। सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है उसे
हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन वर्टिकल कॉलम, अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स, एक वर्टिकल कॉलम में जब हम मेटल्स को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, सो इन ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, किस ऑर्डर में, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, मतलब कि बॉटम टू टॉप गए तो इंक्रीजिंग बन जाएगा वो, और टॉप टू बॉटम आए तो डिक्रीजिंग बन जाएगा, ये ध्यान में रखना, इसीलिए वो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला मैंने। रिएक्टिविटीज इज कॉल्ड एज अ रिएक्टिविटी सीरीज, उनकी इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज के तौर पर अगर हम उसका एक अरेंजमेंट करते हैं मेटल्स का, तो उन्हें कहा जाता है उसकी रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, देन मेटल्स आर डिवाइडेड इनटू, मेटल्स किसमें डिवाइड किए गए अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटीज, हाईली रिएक्टिव मेटल, मॉडरेटली मतलब कि जो ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं है और एकदम कम भी रिएक्टिव नहीं है, एवरेज में है वो, और लेस रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव। ओके, तो वहाँ पर अगर अभी हम बात करते हैं कि आपके टेबल की, तो आपको यहाँ पर ध्यान में आएगा कि पोटेशियम से वो अरेंजमेंट शुरू हो रही है, आ रही है गोल्ड तक के। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग सोडियम पोटेशियम के पहले आता है, कभी कभी जो पोटेशियम है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सोडियम, ध्यान में आ रहा है। तो यहाँ पर पोटेशियम जो है उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होने के बावजूद वो हाईली रिएक्टिव है दैन सोडियम, क्या है वो, हाईली रिएक्टिव दैन सोडियम। तो ये ध्यान में रखना आपने कि पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव दैन सोडियम, तो वो जो टॉप में इसको क्यों रखे, बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव दैन सोडियम। फिर उसकी सीरीज नीचे नीचे आती जाती है, लिथियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, इस तरीके से। ओके, तो देखो ये जो सीरीज है, फर्स्ट 4 एलिमेंट ये वाटर के साथ में रिएक्ट होते हैं, ये एसिड के भी साथ में रिएक्ट होते हैं, और ये ऑक्सीजन के भी साथ में रिएक्ट होते हैं, ऐसा उसका मीनिंग है। ठीक है, ये जो है ना, ये जो एलिमेंट है ये वाटर के भी साथ में रिएक्ट होते हैं, ऑक्सीजन के भी साथ में, और एसिड के भी साथ में, और ये होते हैं हाईली रिएक्टिव। ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव। उसके बाद में जैसे जैसे हम नीचे नीचे आते हैं, लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लीड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, ओके, तो ये नीचे नीचे आते तक के जब हम गोल्ड के पास में आते हैं, तो गोल्ड जो है वो सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट है, कम रिएक्टिव मेटल है, सबसे कम रिएक्टिव मेटल कौन सा है, गोल्ड। ठीक है, लेस रिएक्टिव है वो, और ना तो वो ऑक्सीजन के साथ में मोस्ट ऑफ द रिएक्ट होता है, ना ही एसिड के साथ में भी, और ना ही वाटर के साथ में, वो होता है एक्वा रिजिया के साथ में नॉर्मली डिसॉल्व। लाइक हमने जब दो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लाइक HNO3 और HCl, उसका जब प्रपोर्शन लेते हैं हम, रेशो लेते हैं उसका 1:3 में, तब जाके वो हम बनाते हैं उसको। ठीक है, तो वो हो गया, ये हो गया आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें से देखो आपको फ्रॉम हायर टू लोअर आपको एक उसकी अरेंजमेंट देखने मिलती है। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है उनको टॉप पोजीशन में रखे गए हैं, फिर जैसे जैसे उसका ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे उसका ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, रिएक्टिविटी ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे उनकी अरेंजमेंट की गई है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ये रिएक्टिविटी सीरीज। तो चलो, आई होप कि आपको इस पर से कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। इसीलिए देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कॉपर जो है वो जल्दी रिएक्ट नहीं हो रहा था दैन आयरन, बराबर है, इसीलिए वहाँ पर आयरन ने जल्दी से किसकी पोजीशन लेनी थी, कॉपर की, कॉपर को डिस्प्लेस कर लिया था, तो वो जल्दी रिएक्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी जो रिएक्टिविटी है वो कॉपर के अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा है, कॉपर के कंपैरिजन में आयरन की रिएक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है, इसलिए वो जल्दी रिएक्ट हो गया था इसके पहले के जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने करे थे। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको पूरी ध्यान में रखना है, काफ़ी इजी और आसान सीरीज है वो। समझ में आ रहा है, ये जो लिखे हैं इसका मीनिंग ये है कि ये जो एलिमेंट है ये वाटर के साथ में रिएक्ट होते हैं, वो रिएक्ट होते हैं एसिड के भी साथ में और ऑक्सीजन के भी साथ में। फिर ये जो मैग्नीशियम जो लीड है ये वाटर के साथ में रिएक्ट जनरली नहीं होते, वो होते हैं फिर एसिड के साथ में रिएक्ट, वहाँ पर वो फॉर्म करते हैं ऑक्साइड, है ना, सॉरी सॉल्ट फॉर्म करते हैं वो। उसके बाद में हम बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के भी साथ में वो रिएक्ट होती ही है, कौन, मैग्नीशियम। ठीक है, उसके बाद में ये रिएक्टिविटी सीरीज आपकी हायर टू लोअर, ऐसा आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ही मैंने आपको रिएक्टिविटी लिख कर दिया हो, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ही आपको ये मैंने रिएक्टिविटी लिख कर दिया, जहाँ पर आपको ये प्रॉपरली समझना है। अगर इसके अगर पॉइंट्स वगैरह अगर आपको लिखकर चाहिए कुछ और,
तो मैं आपको वो आपके व्हाट्सएप नंबर पे बोलो, मैं सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है। हाँ, तो अभी आपको यहाँ पर लिख के रखना है इतना, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स। अभी हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल, ठीक है। पहले इतने बात का आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में अपन रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स भी कंप्लीट करते हैं। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स है, आपके टेक्स्ट बुक में भी कुछ ज़्यादा कुछ रिएक्शन दी हुई नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको जल्दी जल्दी पढ़ा कर और अच्छे से वो अपन क्लियर करके खत्म करते हैं उसको भी, ठीक है। तो अभी हम आते हैं हमारे अगले प्रॉपर्टीज की ओर, जहाँ पर हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स, ठीक है। तो देखो पहले जब मेटल्स और नॉन मेटल्स जब रिएक्ट होते हैं तो क्या होते हैं, मेटल्स रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स लाइक क्लोरीन टू फॉर्म द आयोनिक कंपाउंड। अब नॉन मेटल्स बहुत सारे वैसे, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिया, क्लोरीन को ही कंसीडर किया, ठीक है। तो जब वो फॉर्म करेंगे तो वो कौन से कंपाउंड फॉर्म करेंगे, आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक मीन्स व्हाट, इसके बाद का टॉपिक ये, लेकिन क्या होते हैं, हमने आयंस के बारे में पढ़े, वहां पर दो टाइप के आयंस थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के साथ में कंबाइन होकर एक पर्टिकुलर कंपाउंड तैयार करता है, उसे कहा जाता है आयोनिक कंपाउंड, ओके। लाइक यहाँ पर हम बात करेंगे Na, जहाँ पर मैं अभी आयोनिक के फॉर्म में समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। Na जो कि पॉजिटिव आयन है, मेटल भी है। Cl जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये नॉन मेटल है, इसीलिए ये क्या फॉर्म करते हैं, आयोनिक कंपाउंड विच कंसिस्ट पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज। एक आयोनिक कंपाउंड तैयार करते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट होता है। फिर और हम एक एग्जांपल लेते हैं फॉर मेटल लाइक कैल्शियम एंड नॉन मेटल लाइक क्लोरीन। नॉन मेटल क्लोरीन ले रहे हैं, कैल्शियम मेटल ले रहे हैं, तो वहां पर भी क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम क्लोराइड। क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होगा। फिर से आपके टेक्स्ट बुक में बोले कि MgCl2 और KCl बना सकते हैं हम, टेक्स्ट बुक में बोला हुआ है, मैं बता दे रहा हूँ रिएक्शन कैसे बनती है। तो देखो मैग्नीशियम जो कि है आपका मेटल, और मैग्नीशियम पर होता है पॉजिटिव चार्ज, 2+ पॉजिटिव चार्ज, Cl पर होता है नेगेटिव चार्ज, तो ये फिर से बन जाता है आयोनिक कंपाउंड। क्या बन जाता है, आयोनिक कंपाउंड, ओके। तो ये समझाने के लिए है, आपको रिएक्शन का अभी फिलहाल में नहीं लिखना है, रिएक्शन को लिखना नहीं है, समझाने के लिए। KCl भी कैसे फॉर्म हुआ आपको दिख ही रहा है, ठीक है। तो ये होती है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल एंड मेटल। मतलब अभी यहाँ पर आपको देखो सिंपल तरीके से क्या ध्यान में रखना है, वो देखो आपको ध्यान में रखना है, व्हेन मेटल्स विच आर पॉजिटिवली चार्ज एंड नॉन मेटल्स विच आर नेगेटिवली चार्ज आर रिएक्ट विथ ईच अदर, दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। वो क्या फॉर्म करेंगे, आयोनिक कंपाउंड, ओके। देन हमें रिएक्शन पर ध्यान देना है, तो आपको ये एग्जांपल्स याद करने पड़ेंगे। पॉजिटिवली चार्ज क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज क्या होते हैं, ये मैंने आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में आपको मैंने बताया था, जहाँ पर हमने इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स पढ़े थे, ओके। तो वो आपको ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले इसकी ओर, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो अभी आते हैं नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज की ओर। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टीज है, जैसे मेटल्स रिएक्ट हो रहे थे ऑक्सीजन के साथ में, वैसे ही नॉन मेटल रिएक्ट होंगे ऑक्सीजन के साथ में। मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट हो रहे थे तो वो ऑक्साइड्स फॉर्म कर रहे थे, नॉन मेटल्स भी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होंगे तो ऑक्साइड्स ही फॉर्म करेंगे। लेकिन डिफरेंस क्या है, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट हो रहे थे तो वो वहाँ पर बेसिक इन नेचर थे, जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होंगे तो ये एसिडिक इन नेचर रहेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि जब ऑक्साइड जब किसी मेटल के साथ में या फिर कोई वाटर के साथ में रिएक्ट होता है तो वहाँ पर वो सॉल्ट, कोई मेटल के साथ में अगर रिएक्ट होता है या फिर एसिड के साथ में, सॉरी मेटल बोल दिया मैंने, जब ऑक्साइड अगर कोई एसिड के साथ में या फिर बेस के साथ में रिएक्ट होते हैं तो वहाँ पर वो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं, इस वजह से हम उसे एसिडिक और बेसिक भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है, चलो देखते हैं कैसे। दो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। पहला है व्हेन द नॉन मेटल आर आल्सो कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नॉन
नॉन मेटल्स को हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहेंगे, क्वेश्चन तैयार हुआ है। सो मेटल्स कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयंस विच मेक देम इलेक्ट्रोनेगेटिव। दे फॉर्म द नेगेटिवली चार्ज आयंस, वो क्या फॉर्म करते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयंस, जो कि एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो और नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर में पा लेते हैं और इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। क्या कहेंगे हम उसे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। समझ में आ रहा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल्स, उसके बाद में नॉन मेटल्स, नॉट मेटल्स, नॉन मेटल्स, उसके बाद में उसकी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब मैंने अभी वो वर्ड्स में लिख कर दिया हूँ, व्हेन द नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, what I am saying, when non-metals react with oxygen, it forms oxides. क्या फॉर्म करेंगे वो, नॉन मेटल ऑक्साइड, लाइक CO2, SO2। समझ में आ रहा है, CO2, SO2। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो और वो फॉर्म कर सकता है वहाँ पर, हाँ, ये जो ये जो ऑक्साइड है ये वो फॉर्म करता है, ठीक है। उसके बाद में उसकी रिएक्शन देखो, ये थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर कंफ्यूज होंगे थोड़ा सा पार्शियल और कंप्लीट में, वो क्लियर कर देता। जब कार्बन और ऑक्सीजन, क्या बोल रहा हूँ मैं, कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट होता है एक दूसरे के साथ में तो वो ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि रहता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है वो, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कंप्लीट कंबशन होता है उसका, मतलब कंप्लीटली वो रिएक्ट हो जाता है, एक भी पार्ट उसका ट्रांसफॉर्म होने का नहीं बचता प्रोडक्ट में। लेकिन जब अगर हम बात करेंगे पार्शियल कंबशन की, तो पार्शियल कंबशन में क्या होता, जो कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंप्लीटली रिएक्ट नहीं होता, बर्न नहीं होता, इस वजह से वो पार्शियल होता है और वो बनता है फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनता है वो, कार्बन मोनोऑक्साइड। जहां पर उसकी जो रिएक्टिविटी, उसकी जो पीएच रहती है, जो पीएच की हम बात करते हैं, वो क्या रहती है उसकी, न्यूट्रल। क्या रहती, न्यूट्रल, मतलब वो रिएक्ट नहीं होता किसी के साथ में, फिर एसिडिक भी नहीं रहता और बेसिक भी नहीं रहता, ठीक है। वो एक डिफरेंस था, वो मेरे को बताना था, बस अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए वो फिलहाल में अभी। लेकिन प्रॉपर्टीज का आपको ध्यान में रखना है कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होगा तो ऑक्साइड फॉर्म होंगे। क्या फॉर्म होंगे, ऑक्साइड। इसका मतलब ये है कि जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, ऑक्साइड्स। क्या फॉर्म करेंगे वो, ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट अब आते हैं सल्फर की ओर। सल्फर का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो सल्फर का जब एग्जांपल लेते हैं हम, तो सल्फर में क्या होता है, सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होता है, सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होता है तो वो कंबशन में क्या बना देता है, सल्फर डाइऑक्साइड, विच इज ऑल्सो इन एसिडिक इन नेचर। वो किसके नेचर में रहता, एसिडिक इन नेचर। और एक चीज अगर आपके टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, लेकिन अगर वो जो ऑक्साइड है वो अगर वाटर के साथ में अगर रिएक्ट होता है, ये जो ऑक्साइड है ये अगर वाटर के साथ में रिएक्ट होगा तो ये क्या बनाते हैं, एसिड तैयार करते हैं। ये क्या तैयार करते हैं, एसिड। लाइक यहाँ पर बनेगा H2SO3, यहाँ पर क्या बनेगा, H2SO3, हाँ H2SO3, O और ये 2 3 S, हाँ H2SO3 जो कि है सल्फरस एसिड, नॉट सल्फरिक, SO4 रहा तो रहता, ठीक है। सल्फरिक एसिड SO4 रहा तो SO3 रहा तो सल्फरस, ध्यान में रखना, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर वो बनाते जब वाटर के साथ में रिएक्ट होते हैं। किसके साथ में रिएक्ट होते हैं, वाटर के साथ में रिएक्ट होते हैं। ध्यान में आ रहा है क्या, ध्यान में आ रहा है ये, जब ऑक्साइड वाटर के साथ में रिएक्ट होंगे, नॉन मेटल के ऑक्साइड जब वाटर के साथ में रिएक्ट होंगे तो वो तैयार करेंगे एसिड। वो क्या फॉर्म करेंगे वहां पर, एसिड। ध्यान में रखना है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान में रखना है यहाँ पे। चलो, जैसे यहाँ पर भी कार्बोनिक एसिड बनेगा H2CO3, ठीक है, कार्बोनिक एसिड बनेगा इसका, वाटर के साथ में इसको रिएक्ट कराओ H2O के साथ में कार्बोनिक एसिड बनेगा H2CO3। ओके, तो ये हो गई आपकी पहली रिएक्शन फॉर नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। फिर हम पढ़ते हैं रिएक्शन फॉर ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। अब नॉन मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ में पढ़ते हैं। पहले इतने पार्ट का आप स्क्रीनशॉट लो। तो चलो और अभी पढ़ते हैं कुछ आगे
नॉन मेटल विद वाटर, जनरली देखा गया है कि जो वाटर है उसके साथ में नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं, वाटर के साथ में नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं, एक्सेप्ट वन इज हैलोजन। हैलोजन जो है लाइक क्लोरीन, क्लोरीन को छोड़ के जो बाकी हैलोजन भी है वो भी रिएक्ट नहीं कर पाते हैं उसके साथ में। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर कि मेटल डू नॉट नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एक्सेप्ट हैलोजन, हैलोजन को छोड़कर बाकी कोई भी नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ में। और वो जो नॉन मेटल की जो रिएक्शन है किसके साथ में, हैलोजन के साथ में, जो हैलोजन की जो रिएक्शन है वाटर के साथ में वो देखो कैसे होती है, Cl2 गैस प्लस H2O गिव्स HOCl, मीन्स वहाँ पर ये कंपाउंड फॉर्म होता है एक्वस में और HCl। ओके, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद एसिड्स, डाइल्यूट एसिड, जैसे हमने मेटल्स में देखे थे। तो नॉन मेटल्स की अगर हम बात करते हैं तो वो भी रिएक्ट नहीं करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ में। तो जो डाइल्यूट एसिड है वो भी सिर्फ किसके साथ में रिएक्ट होगा, हैलोजन के साथ में। लाइक हम बात करेंगे यहाँ पर क्लोरीन की, तो यहाँ पर क्या होता है, हैलोजन के साथ में ही वो रिएक्शन होती है डाइल्यूट एसिड की, जहाँ पर Cl और ब्रोमीन, हाइड्रोजन ब्रोमीन, समझ में आ रहा है। ये जो है आपका हाइड्रोब्रोमिक एसिड जिसको हम बोल रहे हैं HBr, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है ना। हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ में जब Cl रिएक्ट होता है तो यहाँ से क्या होता है, ये H यहाँ पे निकल के वो आता है Cl के साथ में, फिर से HCl का प्रोडक्शन हो रहा है, साथ ही साथ में Br2 मतलब ब्रोमीन के 2 मॉलिक्यूल्स भी तैयार हो रहे हैं। ऐसे टाइप से ये रिएक्शन होती है। मतलब यहाँ पर जनरली दूसरे नॉन मेटल्स एसिड, डाइल्यूट एसिड के साथ में या फिर वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं होते हैं। फिर आते हैं हम अपना थर्ड, जो कि है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन। अब रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन भी जनरली पर्टिकुलर कंडीशन में होती है, ऐसा आपके टेक्स्ट बुक में भी बोला गया है। नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन अंडर द सर्टेन कंडीशन, मतलब टेम्परेचर में पैटर्न करेगा वो, देन आफ्टर प्रेशर पर प्रॉपर प्रेशर अप्लाई होना चाहिए तभी जाके वो रिएक्शन होगी। आफ्टर दैट वहाँ पर कैटलिस्ट वगैरह यूज करना पड़ेगा हमें। कैटलिस्ट हमने पढ़े थे पिछले लेसन में कि जहाँ पर हमने देखे थे कि स्पीड ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज करता है, फास्टर करता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर भी देखो क्या हो रहा है कि पहले रिएक्शन में हाइड्रोजन रिएक्ट हो रहा है नॉन मेटल सल्फर के साथ में, हाइड्रोजन रिएक्ट हो रहा है नॉन मेटल सल्फर के साथ में। तो जब नॉन मेटल सल्फर के साथ में हाइड्रोजन रिएक्ट होता है तो वो एक कोवैलेंट बॉन्ड तैयार करता है। कोवैलेंट का मीनिंग होता है कि शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, मतलब वहाँ पर कुछ कम या फिर ज़्यादा नहीं होता इलेक्ट्रॉन का, वो कोवैलेंटली बॉन्ड अपने शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में। तो लाइक यहाँ पर देखो हाइड्रोजन सल्फाइड जो बना तो कोवैलेंट हाइड्राइड वहाँ पर फॉर्म हुए। क्या फॉर्म हुए, कोवैलेंट हाइड्राइड। हाइड्राइड क्यों बोला गया है, हाइड्राइड इसलिए क्योंकि H2 वहाँ पर आ चुका है इसलिए वो हाइड्रेट्स बन गए। तो कोवैलेंट क्यों, क्योंकि वहाँ पर शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, बॉन्ड्स की शेयरिंग हो रही है। ओके, तो वो बन गया हाइड्रोजन सल्फाइड विच इज ऑल्सो नोन एज अ कोवैलेंट हाइड्राइड। उसके बाद में हम बात करते हैं अमोनिया कैसे प्रिपेयर होता है। तो अमोनिया हमको बनाना है तो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट Fe हमें आयरन एज अ कैटलिस्ट वहाँ पर यूज करना पड़ेगा, और वो जो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में वो रिएक्शन कैरिड आउट होगी। N2 react with 3 molecules of hydrogen gas gives अमोनिया। क्या दे रहा है वो, अमोनिया गैस, जो कि रहेगा NH3। क्या रहेगी वो, NH3, अमोनिया गैस रहेगी, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है अभी कैसे वो हुआ। तो ये 2 और 3 कैसे इंटरचेंज हुआ वो समझ में आ गया ना। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 थे तो 3 मॉलिक्यूल दिखाने के लिए 3 मॉलिक्यूल्स के सामने 2 दिखा दिया हमने, बैलेंस करने के लिए उसको, ठीक है। लेकिन कैटलिस्ट कौन सा यूज हो रहा है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हो सकता है एक मार्क के लिए यही पूछ ले कि विच कैटलिस्ट इज यूज्ड हियर टू प्रोसेस द रिएक्शन, उस रिएक्शन को प्रोसेस होने के लिए कौन से कैटलिस्ट यूज किया जा रहा था वो बताना पड़ेगा आपने, ठीक है। ऐसे आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना है। देखो आपको यहाँ पर अभी पूरी नॉन मेटल मेटल सबकी प्रॉपर्टीज हो गई। अभी इसके बाद में हम पढ़ेंगे आयोनिक कंपाउंड और साथ ही साथ में हम पढ़ेंगे फिर मेटलर्जी, ये अपने मेन टॉपिक की ओर, उसके कॉन्सेप्ट की ओर। ओके, तो ये था आपका यहाँ तक का हाफ पोर्शन ऑफ द अपना, ये जो पार्ट है आपके लेसन का उसका हाफ पोर्शन अपना यहाँ पे खत्म हुआ है। सबको पूरा प्रिपेयर करके रखना है आप सभी ने, कंप्लीटली उसको प्रिपेयर करो, नोट्स वगैरह प्रॉपर बनाओ, रिएक्शन की जितने टाइम हो सकता है ज़्यादा प्रैक्टिस करो।
और देन आफ्टर आप बढ़ेंगे फिर और आगे जो कि रहेगा आयोनिक कंपाउंड एंड देन आफ्टर प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक